बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडिया का जो बढ़ता हुआ जंगी जुनून है ये अभी तक कम होता दिखाई नहीं देता। अगरचे ख़ुद अपने मुल्क में भी उनको सुबकी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये साबित कर रही हैं, चीख चीख के बयान कर रही हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है इसमें किसी तरह से भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन मीडिया और हुकूमत ये बात मानने को तैयार नहीं है। आज जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस सारे वाक़े पे मज़म्मती बयान भी जारी किया गया तो उसमें भी पाकिस्तान को एक सफारती फ़तह हासिल हुई और उसमें भी तो इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया गया। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस पे भी जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से कि आलमी सतह पर इंडिया के इस मौक़िफ़ को किस तरह लिया जा रहा है और पाकिस्तान सफारती जो मामलात हैं वो सफारती सतह पर इस सारे इशू को किस तरह से लेके चल रहा है, इस पे बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन ये बात करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता दोनों मुल्कों के दरमियान कोई जंग होती है तो इससे जो दोनों मुल्कों की मईशत है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस पे कि मौजूदा सूरत हाल में सफारती जो महाज है उस पर हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब और उनके साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है किसानों को जो भारतीय बॉर्डर फोर्स है सिक्योरिटी फोर्स उसने कहा जी 48 घंटे में इलाका ख़त्म जो है खाली कर दें और फसलों की कटाई मुकम्मल कर दें, तो क्या आप समझते हैं कि जो जंगी जुनून है इंडिया का वो ये सब कुछ ना कोई अपना नुकसान करवा के ही बाज आएंगे? नहीं, वो तो खैर जाहिर सी बात है, लेकिन उससे हटकर बात यह है कि इंडिया ने न सिर्फ इस मरतबा इससे पहले भी इस किस्म की हरकतें करता रहा है। मिसाल के तौर पर पहले जब पुलवामा हुआ उस वक्त भी उन्होंने गांव खाली कराए थे और कहा था इनको कि फसलें वगैरह अपनी संभाल लें। अब तो उससे 2 स्टेप आगे चले गए हैं। जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल और जो हमारी बॉर्डर से नज़दीक गांव हैं उन पे बंकर्स वगैरह कुछ बनाए हुए हैं, तो कहते हैं कि बंकरों में आप ज़्यादा रहें। तो यहाँ तक वो ले जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडिया कोई अपनी मिस एडवेंचर करना चाहता है जिसके बारे में हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बहुत वाज़ेह तौर पर और बड़े जचे तुले अल्फाज में और बड़े कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड वे में, जो कि किसी जगह पर भी इंटरनेशनल कानून के से हटकर कोई नुक्ता उसमें नहीं पेश किया गया जो एलामिया था, तो फिर उसका जवाब उसी तरह होगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज़ का इल्म न सिर्फ हुआ बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल ने उस एलामियों को अपने रेगुलेशन के एनेक्चर में शामिल कर लिया। सिक्योरिटी काउंसिल जो गुज़श्ता रात हमारी और उनका दिन, उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पेश हुआ जिसमें उन्होंने हस्बे जो उनकी ख्वाहिश थी उनके ख्वाहिश के बिल्कुल बरअक्स इंडिया के जो रेजोल्यूशन पास किया, वो एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो हर एक को कबूल होता। और उसमें हम मशकूर हैं अपने दोस्तों के, ख़ासतौर पे P5 के जो चाइना वगैरह हैं, उन्होंने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। नहीं तो इंडिया का तो मकसद यही था कि जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है उसमें जो उनकी मर्जी और मंशा है वो शामिल हो जाए, और उस रेजोल्यूशन को फ्रेम किया था और पेश किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। लेकिन बहरहाल वो जो उसके आखिरी जो इक़्तिबासात हैं उसमें रेगुलेशन में बड़ी सिंपल सी बात की है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। परपेट्रेटर्स जो हैं उनके जस्टिस इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और विक्टिम्स फैमिली के साथ सिक्योरिटी काउंसिल अपने इजहार करती है हमदर्दी का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी
हम हमदर्दी का इजहार करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। और साथ में कहा कि हम टेररिज्म को इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन हम कंडेम करते हैं। वो तो हमारे एलामिया में भी मौजूद है, पहले से हमने अपने एलामिया में दे दिया है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर वो फसलों कटवा रहे हैं, गांव खाली करवा रहे हैं, इसके बावजूद कि सिक्योरिटी काउंसिल ने हमारे एलामियों को एनेक्स्चर के तौर पर शामिल कर लिया है, तो अगर कोई मिस एडवेंचर की हुआ तो उसी एलामिया में तो हमने कह दिया है कि हम क्या करेंगे, और वो भी एन यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक, जो कि चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है कि अगर कोई मुल्क आपके मुल्क के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या सालमियत के खिलाफ अगर कोई हमला करता है तो आपको हक है कि आप उसका जवाब दें और सिक्योरिटी काउंसिल से फौरन रिजू करें। तो हमने जो बात करनी थी वाज़ेह कर दी और हम तैयार बैठे हुए हैं उसके लिए। अगर उन्होंने किया। ब्रिगेडियर मिन्हाज साहब, आपने डॉक्टर साहब की भी गुफ्तगू सुनी। अब जब आलमी सतह पे इवन यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को सुबकी हुई है, तो अभी जो इतलात हैं कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पे उन्होंने हमला किया, और ये भी इतलात है कि वहाँ पे भारतीय इंतहा पसंदों के साथ साथ इसराइली भी मौजूद थे। इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं कि आलमी सतह पर सुबकी के बाद वो फिर ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें अब बड़ा खुला के चीज सामने आ गई है कि इंडिया के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम वाला पूरी तरीके से नाकाम हुआ। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर देखें तो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं नजर आते हैं, ना सिर्फ मुसलमान जो इंडिया के हैं या कश्मीर के हैं, वो तो चले उनको हो सकता है कि उनसियत हो पाकिस्तान के साथ या मुसलमानों के साथ, उनके अपने जो पंडित हैं वो बोल रहे हैं, पुराने इनके कोर कमांडर्स जो रिटायर्ड हैं वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे जिनको सो कॉल्ड ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे बड़े अफेक्टेड हैं, वो सारे इनके खिलाफ जो है अब बयान देते चले आ रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया ऑफ कोर्स वो एक हाइप क्रिएट जो है वो इंसिडेंट के फौरन को 10 मिनट के बाद ही शुरू हुआ, तो इसलिए उसको दुनिया भी उस नज़र से नहीं देख रही है। तो बड़ी बुरी तरीके से इंडिया जो एक्सपोज हुआ है और उसके लिए खासी सुखी भी और जिम्मत का सामना भी उठाना पड़ रहा है। जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अलामिया आया है उसमें इंडिया का उस तरह से जिक्र नहीं है जैसे पुलवामा के बाद हुआ था। तो इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर का नाम भी उसके अंदर लिया गया कि जो वाज़ेह तौर पे इस चीज़ को शो करता है कि ये जो है मकबूजा कश्मीर है और ये हल तलब जो है वो एक मसला है। इसी तरह जो ट्रंप के ये शायद एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो कल उसने एयरफोर्स 1 के अंदर खड़े होकर बात की कि ये इन दोनों का बायलैटरल मामला है और ये काफ़ी पुराना मामला है, तो इन दोनों को मिलकर हल करना चाहिए। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के जानिब से देख लें। इसी तरह जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो शुरू में उन्होंने एंटेना उनके रेज हुए थे, लेकिन जब उनको खुद पता चला कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था झूठ पे मबनी, तो उनकी कवरेज भी खासी हद तक कम हो गई है। तो इस सारी सुबकी के एनवायरनमेंट के अंदर अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? वही ऑप्शन के जो इंडियन हाई कमिश्नर, जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है वहाँ पे यूके उसके हमारे बाहर, उन्होंने कोई मुजाहरा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे मिली नगमे लगाकर और पाकिस्तानियों ने उसको खासा काउंटर किया है और उसमें भी ये सक्सेसफुल नहीं रहे। ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इजरायली कुछ जो है मकबूजा कश्मीर में पहुंच गए हैं, तो उनका नेक्स्ट जो है वो भी बड़े वाज़ेह तौर पे वो शायद सिग्नलिंग के तौर पे खुद मीडिया को शायद वो फीड कर रहे हैं, लेकिन वो इसराइली हों या इंडियंस हों हमारे लिए बराबर हैं और वो हमारे दुश्मन है, एस्टैब्लिश दुश्मन है। इसके साथ साथ अभी मैंने देखा कि न्यू दिल्ली के अंदर कुछ सड़कों के ऊपर हिंदुओं ने पाकिस्तान के झंडे लगाए थे, तो औरतों ने, वहाँ की जो मुस्लिम औरतें, उन्होंने वो झंडे उतारे और कहा कि एक बड़ा इज्जतदार और बहादुर मुल्क है, अगर इतना ही इनके खिलाफ लड़ना तो झंडे सड़क पर लगाने के बजाय बॉर्डर पर जाके लड़ें। तो इनकी देखें तो एक्सेप्टेंस जो है, जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ पूरी कौम खड़ी हुई है, उनकी जो कौम है वो अपने अफवाज के साथ नहीं खड़ी। कल भी आपने देखा कि इनके जो हाई कमांड थी वो प्रेस ब्रीफिंग में आए थे, तो जब उनको सवालात किए गए सहाफियों की जानिब से तो वो मीटिंग छोड़ के चले गए थे। तो आखिर में आपने भी सुना होगा कि सहाफियों ने कहा व्हाट अ शेम, जो इससे साफ जाहिर होता है कि उनको अपनी मिलिट्री के ऊपर जो है वो उस तरह से इत्मीनान हासिल नहीं है। क्योंकि जो पानी छोड़ना, जो जलम में छोड़ा है, डॉक्टर साहब चीजें छोटी-छोटी और करेंगे, ब्रिगेडियर साहब और नहीं जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब आपका जब 2001 के अंदर भी सो कॉल्ड पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के बगैर सबूतों के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तभी एस्केलेशन हुई थी। हम आई बॉल टू आई बॉल इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर बैठे थे। 2007 में जब ये समझौता एक्सप्रेस हुआ था, उसके बाद 2008 में हम आई बॉल टू आई बॉल इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर बैठे थे, लेकिन न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट है। पाकिस्तान एक बैटल हार्डन अफवाज है। 2001 से
गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे हैं, अगर एलओसी खुलती हुई है तो वी आर मच बेटर ऑफ एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग इज कंसर्न। और जज्बा शहादत वो पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के फोर्सेस जो है वो कितनी जज्बा शहादत सरशारत। मैं नहीं समझता कि कोई ऑल आउट वॉर होगी, लिमिटेड अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए शायद जरूर हरकत करे, उसके लिए हम वक्त तैयार हैं क्योंकि हमने डे 1 से इंडिया को पढ़ा है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की भी गुफ्तगू सुनी। अमरीकी एक जो थिंक टैंक है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भी बड़ी जो जंग है बड़े पैमाने पे उसका तो इम्कान नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि महदूद झड़पें, प्रॉक्सी जंगों और साइबर हमलों का ख़तरा नुमाया तौर पे मौजूद है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखें, ये रॉबर्ट साहब हैं जो कि इस अमेरिकन थिंक टैंक के सरबराह हैं, और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया है, अपना असेसमेंट दी है कि जो भी इस किस्म की झड़प होगी या वार होगी वो लिमिटेड होगी और उसमें साइबर और प्रॉक्सी वार का ज़्यादा शाखसाना होगा। तो वो तो प्रॉक्सी वार इंडिया सबसे ज़्यादा अपनी कोशिश तो बलूचिस्तान और मुख्तलिफ जगहों पर पहले से कर रहा है, और वतन अजीज़ के तमाम अहले वतन को ये पता होना चाहिए कि वही हमारी आंखें हैं और वही हमारे कान हैं, ताकि अगर कोई ऐसे प्रॉक्सी वार को बढ़ावा देने की कोशिश की जाए तो उस पर नजर रखना बड़ा जरूरी है। तो यही रॉबर्ट साहब ने कहा है जो कि थिंक टैंक के सरबराह जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो उसके अलावा एक और प्रोफेसर ब्राइन है, उन्होंने तंबीह किया है और दुनिया क्यों फिक्रमंद हो जाती है जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गर्मा गर्मी होती है, और हम तो कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसी गर्मा गर्मी हो। हम तो हमेशा हमने यही कहा है कि हम अपनी सालमियत और खुद मुख्तियारी की हिफाजत करना जानते हैं, और हम उसके लिए हम ज़ाहिर जवाब देंगे, वरना तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हम अमन के तौर पर रहना चाहते हैं, अमन के तौर पर दुनिया के हम एक मेंबर हैं एक यूनाइटेड नेशंस के और दुनिया की कम्युनिटी के, तो लिहाजा हम एग्रेशन पे बिलीव ही नहीं करते हैं। और यही वजह है कि हमने 24 घंटा लिया और 24 घंटे के बाद हमारी पूरी कौम के तरफ से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है बहुत खूबसूरत है। उसमें मैंने जैसे कि पहले बयान किया, वो उसमें कोई चीज़ इंटरनेशनल कानून से हटकर नहीं है, बिल्कुल वो कवर करती है। तो मैं आ जाता हूँ उस बात पर दोबारा कि ये थिंक टैंक बिल्कुल, और इसी तरीके से दुनियाए अक़वाम के बाकी ममालिक वो काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं कि 2 न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट सबसे ज़्यादा, अगर कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहीं हो सकता है दुनिया में तो वो इंडिया और पाकिस्तान है। इसीलिए दुनिया सहमे सहमे से थोड़े डरे डरे से रहते हैं। और इस पर प्रोफेसर ब्राइन जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी के वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी एक रिसर्च में अपना एक बयान में फिर बताया है कि अगर न्यूक्लियर वॉर किसी जगह पर भी, और इंडिया पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की कि अगर कोई हो तो उसमें जो नुकसान होगा वो बहुत मैसिव किस्म का होगा, और पहले ही ब्लो में, पहले ही हमले में 5 से 15 करोड़ तक अफराद लुक़माए अजल हो जाएंगे। और उस लिहाज से कम भी अगर टैक्टिकल न्यूक भी इस्तेमाल हुए तो 102 मिलियन का, और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरी रिपोर्ट है, उसके मैंने चिदा पॉइंट आपको बता दिए। और उसमें बता दूं ये भी कि उन्होंने जिक्र किया है मजीद जो ब्राइन साहब हैं प्रोफेसर, कि एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम होगी जो कि लोग उससे नहीं फौत होंगे, वो इससे, और दूसरा ही कि दुनिया का मौसम चेंज हो जाएगा, और क्योंकि दुनिया का मौसम चेंज होगा तो कहत हो बढ़ जाएगी। इसीलिए दुनिया फिक्रमंद है और इसीलिए दुनिया चाहती है कि इंडिया को ऐसा। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर ब्राइन ने तो यहाँ तक कहा है कि 3 अरब लोग जो हैं उनकी जानों को खतरा होगा इससे, वो तो इतना फिगर वो कह रहे हैं। तो ये खतरा तो है, वो फिगर बता रहे हैं जी, मुख्तलिफ इंटेंसिटी के बारे में। ऐसे ही है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा और हम सबको भी पता है कि ये जो इंडिया प्रॉक्सी वार तो कर रहा है, लेकिन ये साइबर हमले अगर होंगे, प्रॉक्सी वार होगी और इस तरह से सारी चीज़ें होंगी, तो ये फिर तो ख़तरा मौजूद है कि फिर जो है इस सारी चीज़ों से एक बड़े स्केल की जंग का ख़तरा तो मौजूद है। दूसरा ये भी खबरें हैं कि अब वो जो बहरी जहाज़ हैं उनके जंगी, वो भी उसने पाकिस्तानी सरहदों के पास कर दिए हैं। तो आप इस सारे मामले को इस हवाले से किस नज़र से देखते हैं?
जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की तायद करूंगा। बड़ा जो डॉक्टर ब्रायन ने जो आर्टिकल लिखा वो तो उसको आर्मागेडोन कहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है वो कश्मीर से बढ़कर इस कंटेम्प्रेरी इरा के अंदर कोई और दूसरा इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो मोदी की जो ये सारी हरकत की है, इसने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, इसने एक नई जिला बख्शी है कश्मीर इशू के, जो उसको हमेशा डोरमेंट करने के लिए जो है ये एफर्ट्स करता रहता था। जहां तक इस बात का ताल्लुक है क्या ऑल आउट वॉर होगी, तो मैं फिर यही कहूंगा, और डॉक्टर साहब भी की बात की मैं तायद करूंगा कि जो अमाउंट ऑफ कैजुअलिटीज होंगी वो इतनी अनअफोर्डेबल है, और रेडिएशंस कोई बॉर्डर आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ। पाकिस्तान की तरफ भी जाएगा, हमारी तरफ भी आएगा, रशिया और चाइना की तरफ भी जाएगा, तिब्बत नेपाल भूटान की तरफ भी जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर काउंटर वैल्यू टारगेट्स की तरफ जाते हैं और काउंटर फोर्स टारगेट की तरफ अगर हम ना गए तो बहुत बड़ी तबाही की तरफ जाएंगे। अब उसका अल्टरनेट क्या है कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर आपके पास एक प्रोपेगेंडा वॉर है, आपकी डिसइंफॉर्मेशन वॉर है, और ये साइबर के जो अटैक्स है ये इसके अंदर तमाम शामिल है। तो ये वॉर जो है ये इधर भी लिमिटेड पैराडाइम के अंदर रहेगी, और जो न्यूक्लियर की कमांड कंट्रोल है उसको भी इम्पैक्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज किसी भी न्यूक्लियर की कमांड कंट्रोल को अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट या जैम किया जाता है तो एक मिस परसेप्शंस, एक मिस एडवेंचर, एक फॉग ऑफ वॉर जो है वो दोनों तरफ डोमिनेट कर सकती है। तो मैं नहीं समझता कि वो इसको अफेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक डिटरेंस इंटैक्ट रहेगी तो वॉर की तरफ दोनों कंट्रीज नहीं जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमारी जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, बड़ा क्लियर उन्होंने 3 चीजें आइडेंटिफाई की हैं जिसने पाकिस्तान को एक सुपीरियर एज दिया। फर्स्ट, पानी को रोकोगे तो एक्ट ऑफ वॉर है। नंबर 2, बड़ा क्लियर सिग्नलिंग फॉर द राइट ईयर्स राइट क्वार्टर्स था कि हम एलिमेंट ऑफ नेशनल पार्क का तमाम फुल स्पेक्ट्रम जो है उसको यूज करेंगे फॉर रिस्पांस जनरेशन। अब रिस्पांस एलिमेंट ऑफ नेशनल पार्क में आपकी डिप्लोमेसी आती है, आपके पॉलिटिकल एफर्ट्स आते हैं, आपके दीगर इस तरह के जो जराए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। अगर वो ना हो तो फिर कन्वेंशनल वॉर, और अगर वो भी ना हो तो फिर फुल स्पेक्ट्रम में फिर न्यूक्लियर भी प्ले हो जाता है। लेकिन उसके देखते हुए, तबाही को देखते हुए, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल पार्क जो हैं, जो बुग़्ज़ चाइना में इंडिया को हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो अपना रोल अदा करेंगे। और पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कल भी पासिंग आउट के मौके के ऊपर कहा कि हम अमन चाहते हैं, अगर आपने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें, जैसे कि पुलवामा और उससे पहले समझौता के ऊपर भी जो है पाकिस्तान ने ऑफर की थी, लेकिन ये कभी भी नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर में देख लें, हमारी साइड के ऊपर यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, और अपनी तरफ इंडियंस नहीं आने दिए हैं। रीजन यही है कि वहां पे उनकी जो एट्रोसिटीज हैं वो नाकाबिले कबूल है। सबसे बड़ा एज जो पाकिस्तान ने इंडिया को जीरो किया है वो उसने जैसे एक एलिमेंट ऑफ रिलीजन लेकर आया था इस पहलगाम के अंदर। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हुआ है, पाकिस्तान ने अपने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो है कम्युनिके है उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो भी जंग है, ये जो भी हम लोग काउंटर करेंगे इंडिया को, लेकिन करतारपुर खुला रखेंगे। करतारपुर को खुला रखने से आपने रिलीजन को साइड पे किया और जियो स्ट्रेटेजिक जो इशू है उसके ऊपर बात करने की बात की। तो हर तरीके के साथ पाकिस्तान इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, रैशनैलिटी के साथ इस तमाम मुद्दे को देख रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप अलॉन्ग विद कौम हमारी जो है एक पेज के ऊपर, वी डू नॉट वांट वॉर, हम क्या चाहते हैं, पीसफुली इसको हल करना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक हल करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इसको एक नई जिला मिली है। मैं समझता हूँ कि जो भी ट्रम्प भी है, जो हमेशा जंगें बंद करने की बात करता है, अपनी शुरू की जितनी तकरीरें की हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, शायद वो दोबारा अपना रोल अदा करें, जैसे 2019 में भी उन्हें सालिसी की ऑफर की थी। तो इस वक्त इंडिया ने एक किस्म का अपने साथ ही जियो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर एक ज्यादती की है, जिसकी वजह से कि वो न सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली खासी अजीमत उठाना पड़ रही है उसको। डॉक्टर साहब, अभी आपसे बातें जानिए, ब्रिगेडियर साहब आपसे भी जानेंगे, लेकिन अब वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, ये फरमाइएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है अपने नुमाइंदे जो उनके इंडिया हैं उनकी, जिसमें उनका ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों के साथ इंटैक्ट है, उनसे मिल रहे हैं और उनको
वो इस पे जो है वो काफ़ी ब्रीफिंग दे रहे हैं जंग के हवाले से, और उनको न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इस वक्त फुल उसका मूड जो है वो इस तरह का नज़र आ रहा है कि वो जंग की तरफ जाएगा। तो सफ़ीरों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करने का बुनियादी मकसद क्या है? दुनियाए अक़वाम की सपोर्ट हासिल करने के लिए कि उनको बाद में एतराज़ ना हो या वो मेलो डाउन कर लें उस अटैक और उस एग्रेशन को। लेकिन इंडिया, हमें भी करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास कल आए हैं यूके के सफ़ीर आए हैं, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर से मिलके गए हैं। इसी तरीके से चाइना के आए हैं। इसी तरह हमारी आउटरीच सऊदी अरब से, ईरान से, अज़रबैजान से और बाकी बहुत सारे ममालिक से हमारी आउटरीच भी चल रही है। हम भी अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। लेकिन मुझे इत्मीनान इस बात का है कि हमारे एलामियों को कम से कम इतनी अहमियत मिली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में वो डिस्कस हुआ है और वो एनेक्स हुआ है। तो हमारे एलामियों में तो हर चीज़ वाज़ेह करके हमने रख दी है। देखिए, डिप्लोमेसी नाम है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का। हमने जो भी बात की है अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उसका अयादा करना, उसको मजीद आगे बढ़ावा देना, वो हमने हमारे मिशन, हमारे फॉरेन ऑफिस और इनफैक्ट जितने भी हमारे ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानीज, उन सब का काम है कि उसको थ्रू पब्लिक डिप्लोमेसी, थ्रू ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, थ्रू लीगल डिप्लोमेसी, ये गवर्नमेंट का काम है। हमें दुनिया अक़वाम को बताना चाहिए। देखिए, हमारे पास 15 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, 5 परमानेंट और बाकी 10 दूसरे, उसमें ऐसे ऐसे ममालिक हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं। 10 ममालिक में से हमें उनसे आउटरीच करनी चाहिए, क्योंकि उनसे अभी पूरी तरीके से मेरे इत्तला के मुताबिक एंगेजमेंट, क्योंकि टाइम कम था गालिबन, उसकी वजह से एंगेजमेंट नहीं हुई। अब जैसे डेनमार्क है, छोटा मुल्क है, हम कर सकते हैं। ग्रीस है, गयाना है हमारे पास, और उसके अलावा पनामा है, जैसे सीरा लियोन है, इसके अलावा हमारे पास सोमालिया है, अर्जेंटीना है, अल्जेरिया है। तो ये ममालिक ऐसे हैं कि जिन्हें जब भी हम सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशंस पास होती हैं तो बहरहाल ये मेंबर होते हैं, इनकी से होती है। तो अगर इंडिया कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, और हमें ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इंडिया अपने इन्फो लैब के साथ, अपने बाकी मामलात के साथ, और इंडिया एक चीज़ को खूब इस्तेमाल कर रहा है और खूब एक्सप्लॉइट कर रहा है, और वो है चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी जो अमेरिका की है, जिसकी वजह से इंडिया को अहमियत मिल गई है। और चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी की वजह से अमेरिका ने इंडिया के साथ तकरीबन 7 ऐसे एग्रीमेंट किए हैं जो बड़े कलीदी नेचर के हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो पाकिस्तान से अपने जो है वो ज़्यादा एग्रेशन दिखलाना चाहता है, और यही हमें बताना चाहिए कि अमेरिका मदद कर रहा है चाइना कंटेनमेंट के लिए। भाई, आप हमारे पास अगर आओगे तो फिर हमने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान अपनी इज्जत वक़ार तकरीम के लिए पाकिस्तानी कौम की एक अक्कासी उस एलामिये में हो चुकी, जिसमें बिल्कुल क्लियरली कह दिया गया है कि हम इस एलिगेशन को जो कि आप कर रहे हैं वो हम रिजेक्ट करते हैं, और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए ये लाइफ लाइन है। और बहुत सारी मीडिया में इसका जिक्र अल जजीरा में भी आया कि वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, और जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो तो कौम रिएक्ट करती है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप ये फरमाइएगा कि भारत में मोदी की कश्मीर पॉलिसी पे तो सवालात उठ ही रहे हैं। अब पहलगाम हमले पर भी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को जो है वो तनकीद का सामना है। दूसरी तरफ सिख रहनुमा का ये कहना कि 2 करोड़ सिख जो हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो आप क्या समझते हैं इस सारे मामले में मोदी इस वक्त कितने दबाव में होंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल। इसको ना थोड़ा सा ओवरऑल पैराई में देखना पड़ेगा कि मोदी ने ये मिस एडवेंचर किया क्यों, ये मिस कैलकुलेशन क्यों किए। सबसे पहले तो आपने जब कश्मीर अपने सिखों का नाम ले लिया कि वो 2 करोड़ जो है पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। करतारपुर को अपना मक्का मदीना कहते हैं, उस लिहाज से कैलकुलेशन भी है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी वो इंडियंस हैं, हम उस तरह से प्ले नहीं कर सकते, लेकिन प्रेशर जरूर है। इससे पहले आपने देखा किसानों का एक बहुत बड़ा पिछले साल जो इंडिया के अंदर हुआ था, वो अभी तक चिंगारी जो है
वो भड़क रही है, किसी वक्त भी आग की सूरत इख्तियार कर सकती है। मोदी इसलिए भी प्रेशर में कि जो 7 सिस्टर्स है, मणिपुर, नागालैंड, असम, जो ऊपर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ बांग्लादेश के साथ 7 स्टेट्स लगती हैं, वो ऑलरेडी अपनी आज़ादी का ऐलान जो है वो कर चुकी हैं। बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जो हार्डकोर आरएसएस के लोग हिंदू हैं, उनके अलावा जो उनके लेफ्टिस्ट हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो दूसरी पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनली अगर आप देखें तो मोदी पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। तो डोमेस्टिकली ऑल्सो देखते हैं 370 आर्टिकल और 35A जो 2019 में उसने एब्रोगेट किया था, और उसका ख्याल था कि शायद कश्मीर में वो डेमोग्राफिक कोई चेंज लेकर आ जाएगा, उनकी स्टेट खत्म हो जाएगी। वो हिंदुओं ने वहां जाके बसना कबूल ही नहीं किया, क्योंकि वो तो पूरी एक ओपन जेल है। तो लिहाजा कंप्लीट अगर ओवरऑल पैराए के अंदर देखे जाए तो मोदी की पॉलिसीज जो हैं वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई हैं। इसी तरह जो रॉ है वो आपको पता ही है, कनाडा में, न्यूयॉर्क में उधर एक्सपोज हुए हैं, कतर में एक्सपोज हुए हैं। एक ह्यूज किस्म का जो है उनके ऊपर प्रेशर था। अब यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात है, वो वैसे जमील साहब इसको ज्यादा सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि इस वक्त अगर रीजनल लेवल के ऊपर देखें तो जो आपका ये इसराइल है, ये ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और ईरान के ऊपर अगर कोई मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हाइपोथेटिकली ये एक कुड भी वो कहते हैं उसको एक वो थ्योरी हो सकती है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी रियलिटी हो। तो पाकिस्तान को शायद वो डाइल्यूट करके इसके मिलिट्री एफर्ट को 2 फ्रंट वॉर के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जिसमें इंडिया और इसराइल का नेक्सस जो है वो हमेशा हम सब जानते हैं। तो इट कुड बी अ कंस्पिरेसी थ्योरी, बट यस प्रैक्टिकली आप जरूर 2 फ्रंट पे एंगेज करके पाकिस्तान और ईरान को, जो इसराइल समझता है कि हम सब हमारा जो ये 2 हमारे बड़े दुश्मन हैं, तो शायद उनको एंगेज करने की भी मोदी की एक साजिश हो सकती है। लेकिन इस तमाम सिचुएशन के अंदर अगर देखें तो इंडियन पब्लिक इस वक्त मोदी का नैरेटिव को बाय करने के लिए हम वक्त तैयार नहीं है। आपके मिलिट्री जो सर्विंग मिलिट्री को देख लें, रिटायर्ड मिलिट्री को देख लें, उनके जो जहाज इसका हवा में उड़ते हैं, फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं, मासवाए राफेल के और एसयूज के अलावा इस वक्त उस तरह की उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान की जो है वो उसके ऊपर उस तरह से कार्रवाई कर सकें। 2019 हमारे सामने, मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि पहले सिर्फ स्क्वाड लीडर सिद्दीकी था और विंग कमांडर नोमान था, कि जिसके हिस्से में अल्लाह ने दोनों के हिस्से में इतनी इज्जत दी थी। अब माओ के बेटे जो है शेर जवान, दूसरे पायलट्स भी कहते हैं कि हमने इन्हीं की तरह जो है वो इंडियंस को फेस करना, हम तैयार हैं। डॉक्टर पहले कहा कि हम लोग PMM में, मिलिट्री एकेडमी में, नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी में डे 1 से चांकी कोटालिया को पढ़ते हैं कि जिसकी स्ट्रेटजी है कि मुंह पे राम राम बगल में छुरी। तो एवरी जो कॉन्टिजेंसी है उसके ऊपर हम लोग तैयार हैं और हम ऑलरेडी मोर्चों में पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह कौम को पहले भी मायूस नहीं किया था, आर्म्ड फोर्सेस अब भी मायूस नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बीजेपी के एक रुकन ने तो असेंबली में मुतालबा कर दिया है कि बांग्लादेश का पानी भी बंद किया जाए। तो एक तो मामला इनसे हो नहीं रहा, दूसरा ये भी वहाज खोल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो है बीजेपी वो वाकई ये जो फाशिस्ट हुकूमत है ये हर तरफ इसी तरह का काम करना चाहते हैं? नहीं, देखिए उनकी तो तरबियत इसी पर हुई है, उनकी जो ग्रूमिंग है वो इसी पर है। बीजेपी दे ऑल ड्रॉ द पावर फ्रॉम द आरएसएस आइडियोलॉजी को लेकर वो हिंदुआता और फिर बीजेपी, तो वो सारा वो तो माइंडसेट तो वही होगा। अब उस माइंडसेट से ये बयान देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलेंस्की इंटरनेशनल लॉ है जिसके तहत इंटरनेशनल लॉ की भी बात कर रहा हूं, और उसमें हमारी इंटरेस्ट वाटर ट्रीटी तो सबसे मजबूत और मरबूत है, लेकिन इसमें और भी इंटरनेशनल हमारे पास लॉज मौजूद हैं या बांग्लादेश के पास मौजूद हैं। तो हेलेंस्की भी है, उसके अलावा वाटर कोर्सेज पर यूनाइटेड नेशंस का भी है, और अपर राइपेरियन को ये अख्तियार नहीं है कि बिल्कुल पानी बंद करे। लेकिन इससे बढ़कर बात है कि हमें इस चीज को याद रखना चाहिए कि अगर इंडिया आज चाहे भी पानी बंद करना तो मई से लेके सितंबर तक तो पानी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। हाँ, उसने ये शरारत जरूर की है कि जो किशन गंगा डैम डिजाइन से हटकर थोड़ा उस पर दीवारें ऊंची कर ली हैं कि जब सितंबर के बाद पानी जब कम होगा तो उस वक्त शरारत कर सकता है। और अभी शरारत क्या की है 2 दिन पहले, 1.5 दिन पहले, कि उन्होंने पानी छोड़ दिया अपने तरफ से बगैर बताए हुए। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनको इतला देनी पड़ती है जब रेगुलेटर्स अपने खोलते हैं। तो इस किस्म की शरारत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, टेक्निकली भी, टैक्टिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। और आपको ब्रिगेड साहब ने बता दिया कि स्ट्रेटेजिकली हमारी तैयारी मुकम्मल है, और टैक्टिकली और डिप्लोमेटिकली
हमें इस चीज़ को दुनिया को बताना चाहिए कि ये कानून है और इस तरह इंडिया शरारत कर रहा है और इस तरह वो लेके जाना चाहता है फ्लैश पॉइंट पर, और हमारे लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ये। और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जब किसी कौम के लिए हो तो उसको इंटरनेशनल कानून इजाज़त देता है कि वो उस पर रिटेलिएट करे। मैं पहले बयान कर चुका हूँ। तो लिहाजा हम तो अपना केस बड़ा सही तरीके से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हम नहीं चाहेंगे कि वो नौबत आए। हम तो चाहते हैं कि हम दुनिया को बताते हैं हम दुनिया के एक पुरअमन मुल्क और कौम है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम खामखा के अपने ऊपर मुसल्लत करें, लेकिन हमारे ऊपर तो मुसल्लत ना करें ना। मुसल्लत करेंगे तो हमारा हक है, हमारी अपनी इज्जत व तकरीम व नामूस के लिए कौम खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब। नाज़रीन, आपने दोनों माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो किसी के साथ भी जारियत पे यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर हमारे साथ कोई एडवेंचर किया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मीशत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हाकान नजीब साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जंग कभी भी कहीं पे खुशहाली नहीं लेके आती। इसी वाले से जो माहिरीन हैं, तज्ज़िया कार हैं, ख़ास तौर पे मुआशियात को समझने वाले हैं, उनका ये मानना है कि अगर पाकिस्तान और भारत में खुदा न खास्ता जंग हुई तो उससे दोनों मुल्कों की मईशत जो है वो भी बहुत मुतासिर होगी। ख़ास तौर पे आज इस मौजू के लिए बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में ज़हमत दी है माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर हाकान नजीब साहब को। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि अगर ये जो मौजूदा कशीदगी है, ये पहले ही दोनों मुल्कों की स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो मनफी रुझान है उनमें, तो आप क्या समझते हैं अगर खुदा न खास्ता जंग की सूरत हाल होती है तो फिर मईशत किस हद तक मुतासिर होगी? इमरान साहब, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना पीस की बात की है और हमेशा ये कोशिश की है कि डिप्लोमेटिक चैनल से ही ये चीज़ें हल हो, चाहे वो हम अपने दोस्तों से रवाबत बढ़ाकर बात करके, चाहे वो ख़ित्ते के ममालिक हों उनसे बात करके, ईरान से बात करके, सऊदी अरेबिया से बात करके इस टेंशन को कम करें। बट एस्केलेशन इज़ नेवर गुड फॉर टू नेबरिंग कंट्रीज़, बिकॉज ये इकानमी को भी इम्पैक्ट करते हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस को भी इम्पैक्ट करते हैं, ख़ित्ते में ट्रेड को भी इम्पैक्ट करते हैं। और आप इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए साउथ एशिया के जो ममालिक हैं उन्होंने आपस में कभी ट्रेड नहीं की, और उस तरह उनका जो हुजम है वो 5% से भी कम है इंट्रा कंट्री ट्रेड्स का। और अगर आप यही आसियान की मिसाल लें तो आप देखेंगे वहाँ 25-30% ट्रेड जो है वो आसियान ममालिक में होता है, और ये उनके तरक्की करने की, पावर्टी कम करने की, ग्रोथ करने की एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुक है, इस वक्त जो पाकिस्तान को जो एक ट्रीटी जो कि इट्स नॉट ओनली अ बायलैटरल ट्रीटी, इट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, वो जो ट्रीटी है वो उसके गारंटर्स हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था। और पानी जो है वो तो एक ऐसी चीज़ है जो कि रोका नहीं जा सकता। सो उसको होल्ड इन अबेंस किया, फिर कुछ मेजर्स उन्होंने लिए, वही मेजर्स हमने लिए, फिर कुछ और मेजर्स हमें ऐड करने पड़े। और आई थिंक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो बड़ा वक्त लिया, सोच समझ के एक हाईएस्ट फोरम से एक वेल थॉट आउट मेजर्स लिए, और उससे जो ट्रेड है, फॉर एग्जांपल अगर आप यही देखें कि इंडिया $500 मिलियन के करीब फार्मास्यूटिकल है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी पाकिस्तान आते हैं, तो $500 मिलियन का हुजम है उनका। इसी तरह आप देखें कि जो हमने अटारी को बंद किया, ये जो बॉर्डर है जो जिससे अफ़गानिस्तान जो ट्रेड करता है इंडिया के साथ तकरीबन $600 मिलियन का, वो हर्ट होगा। $250-300 मिलियन इंडिया भेजता है, कुछ सी पोर्ट से भी जाता है पर कुछ लैंड रूट से भी जाता है, वो हर्ट होगा। तो इसके कोई मतलब अच्छे नताइज किसी तौर पे भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे नहीं है। फिर आपको मालूम है कि हमने 2019 में गालिबन उनकी एयर स्पेस जो थी उनको अलाउ नहीं की थी कि वो हमारी एयर स्पेस, उनकी एयर स्पेस से जब फ्लाई करें तो वो जितना वेस्ट बाउंड एयरक्राफ्ट हैं उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा,
फ्यूल ज़्यादा होगा, ये हमने अब भी किया है। अगर मुझे सही तरह पे याद है तो उस वक्त जो इंडियन एयरलाइंस ने 5 माह में उनका नुकसान हुआ वो तकरीबन $64 मिलियन का था। बट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आई थिंक आज भी मेरा यही है कि हमें साउथ एशिया एज अ रीजन को सोचना है, और जितने भी लीडरान हैं दोनों साइड्स के, फिर बाकी ममालिक के भी, उनको ये सोचना है कि हमने कैसे अपने मामलात को तय करते हुए आगे बढ़ना है, और कैसे हमने इल्ज़ाम नहीं लगाना अगर हमारे पास प्रूफ्स ना हो उन चीज़ों के जिनका हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर मैं आप पे कोई इल्ज़ाम लगाऊं बगैर प्रूफ के तो वो इंटरनेशनली भी नहीं स्टैंड करता, और आई थिंक कि खित्ते में अमन के लिए और एक जैसे कहीं सेम्बलेंस क्रिएट करने के लिए दैट्स नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। और ऐसी ट्रीटीज जो डॉक्टर साहब पाकिस्तान ने तो कहा है गैर जानिबदाराना अगर कोई तहकीकात की जाए, तो पाकिस्तान ने तो पेशकश की है, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा है, वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान का रवैया तो आपके सामने है। लेकिन फिर भी मेरा पर्टिकुलरली सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग मुसल्लत कर दी जाती है इंडिया की तरफ से, तो आप क्या समझते हैं दोनों मुल्कों की जो मईशत है वो इस वक्त इस काबिल है कि वो ये झटका बर्दाश्त कर सके? आई थिंक बोथ हैविंग द काइंड ऑफ डिटरेंस, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे इतनी अच्छी हमारी एयरफोर्स है, पहले भी आपने देखा। आई डोंट थिंक कि हम इस तरफ जाएंगे। आई थिंक हमें इस हाइपोथेटिकल को ही कंसिडर नहीं करना चाहिए। एज पॉलिसी मेकर्स, एज थिंकर्स, एज फिलोसफर्स, हमें जो इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं उनको भी यही कहना चाहिए कि बियॉन्ड द फ्रेंजी ऑफ मीडिया, और जो सोच रखने वाले लोग हैं वो दोनों ममालिक जिसमें इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन बसती है, और दोनों ममालिक जिनको बहुत तरक्की करने की जिसे कहीं सोच रखनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सोच ये रखनी चाहिए कि यू कैन नेवर चूज़ योर नेबर्स, राइट, यू लिव इन अ सर्टन जियोग्राफी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने जियोग्राफिकल लोकेशन, जैसे आप घर ले लेते हैं तो आपके 2 नेबर्स जो हैं वो डिटर्मिन हो जाते हैं, इसी तरह जब पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़ वजूद में आया तो जो हमारे नेबर्स थे वो डिटर्मिन हो चुके हैं। अब वी हैव टू लर्न टू लिव विद दोज नेबर्स एंड लिव इन अ मोर कंजीनियल एटमॉस्फेयर। पर अगर कोई भी किसी को थ्रेट करे तो उस थ्रेट का जवाब पाकिस्तान, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान ने भी हमेशा उस इक्वल थ्रेट या उस जिसे कहीं सोच से दिया है कि हम अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। सो उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। शॉर्ट ऑफ दैट आपका ट्रेड डिसरप्ट होता है, आपकी रेपुटेशनल डैमेज होता है। FDI जब किसी मुल्क में जा रही हो और वो ये सोचे, आपने ये बात की कि अगर ऐसा हो, अगर आप उसका मीडिया ये गुफ्तगू कर रहा हो, दुनिया इस तरह की बात कर रही हो, तो जो अगर कोई FDI आनी है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में, वो हर्ट होती है। और ये दोनों ममालिक FDI लेते हैं, बड़ी लेते हैं, दुनिया में की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है। पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स के बारे में सोच रहा है, पाकिस्तान कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में सोच रहा है, अभी हमने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की है। सो रेप्यूटेशनल डैमेज होता है शॉर्ट ऑफ इवन गोइंग टू अ वॉर। सो आई डोंट इवन वांट टू इसको हाइपोथेटिकल में भी नहीं ले जाना चाहिए। उससे तो डिसरप्शन, ट्रेड डिसरप्शन, प्रोडक्शन की डिसरप्शन, फ्लाइंग की डिसरप्शन, वीज़ास की डिसरप्शन, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी है। पर ये भी याद रखिए कि जो पानी है वो तो एक ऐसी चीज़ है ना, दैट्स सर्वाइवल, दैट्स लिविंग। सो हमें कभी भी उसको रोकना या उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ, डॉक्टर साहब एक आखिरी जुमला, बेटर सेंस हैज़ टू प्रिवेल। एंड जो इस वक्त की डी एस्केलेशन के मेजर्स हैं वो पाकिस्तान, इंडिया भी, और पाकिस्तान ने तो कहा है ना, अगर हमें कोई हमारे दिल में खोट होता तो हम क्यों कहते कि आप इसकी एक इंडिपेंडेंट जो है इन्वेस्टिगेशन करा लें इससे पहले कि हम किसी नतीजे पे पहुँचें। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने फिर उम्मीद जाहिर की है कि IMF के साथ ये जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो आखिरी प्रोग्राम होगा। उम्मीद हमेशा ये दिलाई जाती है, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? लेट्स बी वेरी सीरियस कि कोई भी मुल्क 24 बार अगर IMF के दर पे गया हो तो कोई बड़े सीरियस स्ट्रक्चरल फ्लॉज होंगे। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर 2-3 साल बाद हम IMF के दर पे जाते हैं, पर इमरान साहब, मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू करूं तो हम उस प्रोग्राम को कंप्लीट भी नहीं करते। ये जो 24 प्रोग्राम है ना, ये किए हैं ज़रूर,
पर कंप्लीट जिंदगी में लॉन्ग टर्म में एक ही प्रोग्राम किया है और वो 13-16 का है। तो पहले तो ये करें कि अगर रिफॉर्म पाथ ठीक भी है, वो आईसीयू का डॉक्टर आपको ठीक तशखीस कर रहा है और आपको ला रहा है सर्जिकल टेबल पर, तो वहाँ पे पहुँचने से पहले ही आप उस प्रोग्राम को छोड़ देते हैं क्योंकि आप कुछ ट्रांशेस ले लेते हैं। व्हेन आई जॉइंड पाकिस्तान गवर्नमेंट, इमरान साहब, तो पाकिस्तान कि जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ कॉल्ड वन ट्रांश कंट्री, और उसका मतलब ये था कि हम इनिशियल बड़ी ट्रांश ले लेते थे फंड से और फिर उसके जो साथ तय करते थे कि हम क्या टारगेट्स मीट करेंगे, क्या बेंचमार्क्स मीट करेंगे, क्या स्ट्रक्चर्स तब्दील करेंगे, वो सारे साइड पे रख के थोड़ी देर बाद, और ये मेरे साथ बिल्कुल हुआ, मैं जब 2008-9 में आया, थोड़े ही अरसे में हमने एक IMF का प्रोग्राम जो है वो इनकम्प्लीट छोड़ के उनके साथ हम चले गए। अब मैंने जान के वर्ड किया यूज़ किया IMF का प्रोग्राम। ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, दिस इज़ अ पाकिस्तान प्रोग्राम सपोर्टेड बाय अ फंड फैसिलिटी। पहले तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना जो हमने एग्री किया इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ऐसे मराहल आएंगे स्ट्रक्चरल तब्दीलियों के जो हमें मुश्किल लगेंगी। जैसे अभी हमने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को डिले करके फिर भी ऐसा इम्प्लीमेंट किया है कि 1 जुलाई से लेट्स सी के कलेक्शन क्या आती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि IMF के साथ आखिरी इंगेजमेंट हो आपकी, और ये आप जिस तरह ट्रेडमिल पे चढ़े हैं IMF के और उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, तो आप फिर फंडामेंटली अपनी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको तब्दील कीजिए। ट्रेड बैलेंस है पाकिस्तान का, $30 अरब बाहर बेचते हैं, $70 अरब की इंपोर्ट करते हैं। बता दीजिए इसको कैसे कम करना है अगले 3 साल में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ छोड़ दें, आपने फ़ंड के प्रोग्राम से निकलना है। इस गैप को आप तय कर लें कि इस गैप को हमने कम कर देना है और अपनी एक्सपोर्ट को अगले 3 साल में कहीं $40-50 अरब पे ले जाना है। बाकी एवरीथिंग सेट असाइड। इसके लिए बिजली के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा, क्योंकि वो बिजली जो महंगी भी है, इनएफिशिएंट भी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ओवरऑल ठीक करना पड़ेगा, रेगुलेटरी रजीम को ठीक करना पड़ेगा। क्यों? ताकि नए बिजनेसेस सेटअप होंगे तो दुनिया को कुछ बेचने के काबिल होंगे। मतलब आप बाकी चीज़ें एक और बात, अब टैक्स के निज़ाम को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मसावी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 50 से 60% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स हो और आप ये मुझे कहें कि मैं दुनिया में मैन्युफैक्चर करके गुड्स बेचना चाहता हूँ। और अब तो ये ज़्यादा ज़रूरी, आफ्टर दी ट्रेड जो डिसरप्शन हुई है, जो अमेरिका इस वक्त तब्दीली कर रहा है, बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इस चीज़ को ठीक करें। अगर ये कुछ कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमें एक और प्रोग्राम की ज़रूरत ना पड़े, पर ये कोई हतमी बात नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क, बिकॉज तब भी $25-30 अरब खड़े होंगे सर पे उस साल में वापस करने जब प्रोग्राम से निकल रहे होंगे। क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी आ गई होगी टू हैंडल दैट? दैट रिमेन्स टू बी एन ओपन क्वेश्चन। ग्लोबल इंटीग्रेशन, फंक्शनिंग मार्केट्स, अभी तो हमने वो सफ़र शुरू ही नहीं किया। माजरत के साथ PIA को बेचने गए थे, नहीं बेचा। हियर इज़ अ स्ट्रक्चरल चेंज इमरान साहब, कि मैं नहीं चलाना चाहता, मैं चाहता हूं कि कमर्शियल चीज़ें कमर्शियल चलाएं। अभी तो वो प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। और फिर बाकी जो प्रोसेस ग्लोबल इंटीग्रेशन की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो तो मतलब बड़ी ही आगे की गुफ्तगू है। सो लेट्स सी कि 2 साल में डिलीवरी कैसी होती है। बट ये अच्छी सोच है कि हम इस तरफ जाना चाहते हैं, हम मैक्रो स्टेबिलिटी अटेन कर चुके हैं, वक्त और स्पेस है हमारे पास ये सारे काम करने का। आई रियली होप कि हम कर सकें। डॉक्टर साहब, वजारत खजाना तो कह रही है कि अगला बजट सरप्लस होगा। नहीं इमरान साहब, सरप्लस तो किसी सूरत में नहीं हो सकता। वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइमरी सरप्लस है हम वो मेंटेन करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक तो ओवरऑल फिस्कल का खसारा, मालियाती खसारा होता है, उसमें से हम एक चीज़ निकाल देते हैं। वो क्या चीज़ है कि हम कहते हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको साइड पे रख दें, क्योंकि हुकूमत वक्त का उस पर कोई, जिसे कहेंगे एक तरह से डायरेक्टली वो उसको संभाल नहीं सकती, बिकॉज डेट प्री डिटर्मिन्ड है। इंटरेस्ट रेट लार्जली जो चल रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं किया जा सकता। उसको साइड पे रख दें तो प्राइमरी सरप्लस आ जाएगा। बट एक्चुअल में पाकिस्तान खसारे में ही रहेगा। जैसे इस साल 6-6.25% के इर्द गिर्द का खसारा होगा फिस्कल का, अगले साल भी यही खसारा होगा। अब वजारत ख़जाना, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को एक बहुत बड़ा मौका मिला है। आप एक्सपेंडिचर कट्स करके, आप हुकूमत के साइज़ को कम करके
100-150 डिविजन्स 43 डिविजन्स को कम करके 100-150 जो ऑटोनमस एंटिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है उनको कम करके, जो आप नौकरियां कम कर सकते हैं हुकूमत के स्ट्रक्चर्स को कम करके, कुछ आप डेवोल्यूशन के बाद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नीचे प्रोविंसेस को देकर, कुछ सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस को देकर अपने खर्चे को एकदम सिर्फ रोक ही लें, इस जगह पर आप बढ़ने ना दें। आप अपनी जो खर्चा है, मैं ये फिर रिपीट करता हूँ, जो एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर इनकार हुआ है उसी पे रोक लें, तो आप देखेंगे कि इंक्रीज टैक्स इनकम से आप उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे कि जो मालियाती खसारा है वो पायदार बुनियादों पर आपका जो है संभलना शुरू हो जाएगा। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकान नजीब साहब। नाज़रीन, आप सबकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि टैक्स बढ़ा के और अपने खर्चों को कम करके फिर ही हुकूमत जो है वो अपनी मुश्किलात को कम कर सकती है। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।